We are going to start with a new chapter, investment accounting. This is a very important chapter and accounting standard 13 इसको काफ़ी अच्छे से describe करता है. So whenever you are studying this investment accounting chapter means you have to follow accounting standard 13. Okay, so यहाँ पर हम basically study करेंगे regarding a different type of investment and how to account that investment in our books of account or and how to account the income from that investment. बहुत अच्छा चैप्टर है, काफ़ी सारे सम्स हमें करने हैं इसके अंदर में एंड टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको सीखने मिलेगा. एंड ऑलवेज स्टडी दिस चैप्टर विद द प्रोस्पेक्ट दैट कि आपको खुद के इन्वेस्टमेंट कैसे अकाउंट करोगे और एट द सेम टाइम अगर आपके क्लाइंट की इन्वेस्टमेंट को संभालने का मौका मिला, so you will be able to understand the concept and you will be able to account the same in the books of account. Okay, so moving further, we'll first understand the investment types of investment and what is given in that. So investment are the assets. You must be all aware ये asset है हमारे लिए. जब आपके एक्स्ट्रा मनी रहता है, जब भी आपके पास पैसा रहता है बिजनेस में और वॉट एवर पर्सनल पैसा, यू ट्राई टू डू द इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट हम नॉर्मल लाइफ में बहुत अलग अलग तरीके से करते हैं. इन द सेंस अगर आपके पास कुछ अमाउंट है तो यू विल बी इन्वेस्टिंग इन द गोल्ड सिल्वर और यू विल बी इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स, यू विल बी इन्वेस्टिंग इन बॉन्ड्स, डिबेंचर्स एंड शेयर्स, राइट. तो अभी हमें यहाँ जो पढ़ना है दो टाइप के अलग कैटेगरी की इन्वेस्टमेंट पढ़ना है, वो हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन. फर्स्ट विल डिस्कस इन द फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द एंटरप्राइज. द इन्वेस्टमेंट हेल्ड बाय द एंटरप्राइज फॉर अर्निंग इनकम. यस, हम इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? इनकम अर्न करने के लिए. किस फॉर्म में? डिविडेंड के फॉर्म में, इंटरेस्ट के फॉर्म में, रेंटल के फॉर्म में. दैट इज फॉर कैपिटल अप्रिसिएशन इज ऑल्सो देयर और द अदर बेनिफिट टू द इन्वेस्टिंग एंटरप्राइज. तो अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो दिमाग में ये रहता है, अभी ये जो आप डिस्कस कर रहे हो ध्यान में रखना कि हम कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू, एंटरप्राइज पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे हैं. सो एनी कंपनी और एंटरप्राइज वेन एवर इन्वेस्टिंग एनी वेयर, तो उनका प्रॉस्पेक्ट यही रहता है कि इनकम अर्न करे, चाहे डिविडेंड के फॉर्म में, इंटरेस्ट के फॉर्म में या रेंटल, लाइक अगर वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है तो. एंड अदर बेनिफिट्स टू द इन्वेस्टिंग एंटरप्राइज. Investment accounting is done as per the AS 13. As already I discussed, AS 13 से deal करता है and accounting for the investment which deals with the accounting for investment in a financial statement and related disclosure requirement. ये AS 13 ही हर एक कंपनी को गाइड करता है, हेल्प करता है कि हर एक कंपनी अपने इन्वेस्टमेंट को कैसे अकाउंट करे इन द बुक्स, ऑल्सो उसके लिए रिलेटेड डिस्क्लोजर्स कैसे दिखाए. लेकिन एक्सेप्ट द बेस ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंटल, ये सब नहीं डिस्कस करेगा AS 13. ऑपरेटिंग ऑफ फाइनेंशियल लीज का पॉइंट यहाँ नहीं आएगा बिकॉज इसके लिए ऑल टुगेदर एक नया AS दिया है. इन्वेस्टमेंट ऑफ रिटायर बेनिफिट प्लान्स एंड लाइफ इंश्योरेंस एंटरप्राइज, इसके लिए भी आपका नया AS है, अलग AS है. सो AS 13 इज नॉट डीलिंग विद दिस कॉन्सेप्ट्स एंड ऑल्सो द म्यूचुअल फंड, क्योंकि इन सब के लिए बेसिकली एक नया AS दैट इज AS 19 एंड ऑल, वो सब ऑलरेडी हमें दिया गया है पढ़ने के लिए एंड दैट वी हैव टू स्टडी इन द रिस्पेक्टिव अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. अच्छा, नोट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एसेट्स हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड are not investment, right? Stock in trade is something which you are dealing in. आप डे इन, आप इंटरप्राइज फॉर्म इसलिए किए हो कि आप उसमें डे इन और डे आउट काम करोगे, इन्वेस्ट मतलब उसको बेचोगे और खरीदोगे, बाय और सेल का प्रोसीजर चालू रहेगा, नहीं तो अपना हमारा बिजनेस कैसे चलेगा. इन्वेस्टमेंट इज नॉट दैट स्टॉक इन ट्रेड. इन्वेस्टमेंट इज विच इज बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एंड ऑल. प्रॉपर्टी में भी आप इन्वेस्ट करते हैं, सो टू गेट अ रिटर्न, एक्स्ट्रा मनी आपने इन्वेस्ट किया है वहाँ पर. ओके, नाउ विल मूव फॉरवर्ड टू डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. वैसे आपको समझ में आ गया होगा द वर्ड इटसेल्फ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द करंट इन्वेस्टमेंट्स एंड द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. करंट इन्वेस्टमेंट अगर बहुत छोटे लेमन लैंग्वेज में बोलेंगे तो इन्वेस्टमेंट विच आर बेसिकली हेल्ड फॉर नॉट मोर देन 1 ईयर, 1 साल के अंदर उसको आप डिस्पोज ऑफ कर दोगे. लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऐसा होता है जो आगे बहुत लंबा रखने की कोशिश करते हो, बहुत लॉन्ग टर्म रखने की कोशिश करते हो आप उसको. 12 महीने का कोई टाइम स्पैन नहीं रहता है.
तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि जैसे अगर शेयर्स है, मैंने तुरंत खरीदा, परचेज करके सेल ऑफ कर दिया, तो मीन्स दिस इज अ करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जो मुझे रेडिली रियलाइज हो जाता है। लेकिन अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूँ तो अगर मैं प्रॉपर्टी परचेज करती हूँ विद द इंटेंशन कि ये प्रॉपर्टी कंपनी के नाम पे पड़ी रहेगी, उसको हम यूज़ कर लेंगे या फिर रेंटल पे दे देंगे, तो दिस मीन्स दिस अ लॉन्ग टर्म। आप तुरंत घर खरीदोगे, बेचोगे, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। सो करंट इन्वेस्टमेंट इज इन्वेस्टमेंट दैट इज बाय इट्स नेचर readily realizable, तुरंत आपको मिल जाएगा, and is intended, that intention is very much important, enterprise intention, to help for not more than 1 year from the date on which such investment is made. The carrying amount of that current investment, मतलब आप books of account में, बैलेंस शीट में उसका वैल्यू क्या दिखाओगे, दैट मीन्स अ कैरिंग अमाउंट, बैलेंस शीट में क्या दिखाओगे, इट विल बी ऑलवेज लोअर ऑफ कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू, इन दोनों में विच एवर इज लोअर हम उस पॉइंट पे दिखाएंगे, बिकॉज आप अननेसेसरी कोई भी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा चढ़ा के नहीं दिखा सकते, अपने एसेट्स को बढ़ा नहीं सकते अगर मार्केट में उसकी वैल्यू कम दिख रही है तो। वैसे ही अगर लॉन्ग टर्म की बात करेंगे, लॉन्ग टर्म इज समथिंग विच इज अदर देन करंट इन्वेस्टमेंट, बट यू अंडरस्टूड कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, एंड इट इज ऑलवेज शोड और कैरीड आउट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट कॉस्ट, क्योंकि आप इसको हेल्ड करके रखते हैं, अपने पास रखते हैं ओवर द पीरियड में भी 10 साल 5 साल 6 साल कुछ भी हो सकता है, तो उसको कॉस्ट पे दिखाना है, और इस केस में इसमें बोला गया है विच एवर इज लोअर। तो आपको ये ध्यान रखना है, एंड दैट इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13. मूविंग फॉरवर्ड विल डिस्कस अबाउट द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स. लाइक कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स मतलब क्या, कि आपको बुक्स में क्या कॉस्ट रिकॉग्नाइज करना है. कॉस्ट मतलब उसको बुक्स में क्या वैल्यू खरीदी, उसका खरीदी वैल्यू कि उसमें और भी कॉस्ट ऐड होंगे, ठीक है, तो वो डिस्कस करना है. द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्लूड्स एक्विजिशन चार्जेस सच एज, ब्रोकरेज भी होगा, फीस भी होगा, ड्यूटीज भी होगा. मतलब अगर आप शेयर्स खरीदते हो और ब्रोकरेज पे करके करते हो तो आप उसमें वो एड अप करोगे. कोई ड्यूटीज पे किया कोई भी इन्वेस्टमेंट्स में तो वो भी ऐड होगा. इफ द इन्वेस्टमेंट इज एक्वायर्ड और पार्टली एक्वायर्ड बाय द इश्यू ऑफ शेयर्स और अदर सिक्योरिटीज, द एक्विजिशन कॉस्ट इज द फेयर वैल्यू ऑफ दैट सिक्योरिटीज इशूड. मीन्स व्हाट, कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट खरीदा है इन एक्सचेंज या पार्टली इन एक्सचेंज ऑफ द शेयर्स, मतलब मैंने अपने कंपनी का शेयर दिया और उसने मुझे वो इन्वेस्टमेंट दिया, राइट. इन्वेस्टमेंट मतलब मुझे एक एसेट मिला, तो अब मैं कैसे डिसाइड करूंगी कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट. मैंने तो शेयर्स दिया है, तो उन्होंने बोला फेयर वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटीज, आपकी जो कंपनी का शेयर्स है उसका फेयर वैल्यू क्या है, दैट विल बिकम द कॉस्ट ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन एक्सचेंज में जब मिलता है. देन फेयर वैल्यू मे नॉट नेसेसरी बी इक्वल टू द नॉमिनल वैल्यू और अ पार वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटीज हेल्ड. देखो फेयर वैल्यू का मतलब मार्केट वैल्यू भी नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ एक सम हाउ कि ये फेयरली आमलन प्राइस बोल सकते हो जो कि डील होता है. अब हमारे शेयर्स का, मेरा शेयर्स का प्राइस 100 रुपीज़ है, लेकिन मार्केट में ये ऑलरेडी 150 है. दिस इज अ फेयर वैल्यू और इस पर ही हमने एक्सचेंज किया है. दिस 150 इज बेसिकली इज नथिंग बट यू कैन से दैट ए फेयर वैल्यू, और अपने इन्वेस्टमेंट को आप इसी प्राइस पे कोट करेंगे इन द बैलेंस शीट. एंड इफ द इन्वेस्टमेंट इज इन एक्सचेंज ऑफ पार्ट एक्सचेंज ऑफ अनदर एसेट, एसेट के बदले में एसेट, द एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज डिटरमाइंड बाय रेफरेंस टू द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट गिवन अप और अ फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्वायर्ड, दोनों में से विच एवर इज मोर क्लियरली एविडेंट. इसका मतलब अगर आपने एसेट दिया, सामने एसेट खरीदा, इन्वेस्टमेंट हुआ, तो आप कैसे समझोगे अभी मैं जो एक्वायर्ड एसेट है बैलेंस शीट में कैसे दिखाऊंगी. तो वो बोल रहे हैं कि आपने जो एसेट दिया उसका फेयर वैल्यू और आपने जो एसेट लिया उसका फेयर वैल्यू, जो आपको बहुत ईजिली और क्लियरली आपको समझ में आ रहा है कि ये वैल्यू का एक्सचेंज हुआ है, क्लियरली एविडेंट. क्योंकि मुझे अगर मेरे एसेट की वैल्यू नहीं पता, उसे अपने वैल्यू, तो हम मार्केट में निकालेंगे, और जो एसेट का क्लियरली मुझे प्राइस समझ में आ रहा है, दैट विल बी द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन माई बुक्स ऑफ अकाउंट्स. ओके.
नाउ विल डिस्कस अबाउट द कैटेगरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैटेगरीज? अरे अलग अलग टाइप के इन्वेस्टमेंट होते हैं. एक इन्वेस्टमेंट ऐसे होते हैं जो आपको इंटरेस्ट के फॉर्म में आपको इंटरेस्ट के फॉर्म में इनकम जनरेट करके देते हैं. दैट इज कॉल्ड अ फिक्स्ड बियरिंग स्क्रिप्ट्स, राइट. फिक्स्ड बियरिंग, और वो फिक्स है, इस डेट पे आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा. जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, फिक्स है, इस डेट पे आपको इंटरेस्ट मिलना ही है, राइट. बट जैसे आप एफडी बनाते हो, फिक्स है कि ये डेट उन्होंने दिया है ड्यू डेट फॉर द हमारा इंटरेस्ट इनकम. बट वेरिएबल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरिएबल? वेरिएबल मतलब जो फिक्स नहीं है, कम ज़्यादा हो सकता है ना. डेट फिक्स, डेट तो डेट भी है, डिक्लेयर भी होगा कि नहीं होगा, डेट भी है कि नहीं है फिक्स, एंड एट द सेम टाइम अमाउंट भी फिक्स नहीं है, तो वेरिएबल है. इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल दैट यू कैन से इक्विटी शेयर. सो इक्विटी शेयर में भी आपको बेसिकली फिक्स नहीं रहता है, अमाउंट्स वैरी करता है एज पर द कंपनीज प्रॉफिट. तो डिविडेंड जो वैरी करता है इनकम, दैट इज अनदर कैटेगरी एज पर दिस बेसिस. एंड वेन एवर वी आर डूइंग दिस चैप्टर, वी हैव टू अकाउंट हर टाइप के इन्वेस्टमेंट. अगर ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स है, सिक्योरिटीज़ है, जितने गवर्नमेंट बॉन्ड्स है, सिक्योरिटीज, सबके अलग 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 अकाउंट्स बनते हैं. इक्विटी शेयर्स के अलग अकाउंट बनेंगे, एंड सबकी अकाउंटिंग अलग अलग अकाउंट्स बना के होंगे. आप सबको एक ही अकाउंट में मर्ज कर दोगे, ऐसा पॉसिबल बिल्कुल नहीं है. एंड अगर करोगे तो यू विल बी इन मेस. तो सेपरेट इन्वेस्टमेंट अकाउंट शुड बी मेड फॉर द ईच स्क्रिप्ट परचेस्ड. ओके, तो हमें जब भी चैप्टर के सम्स करने हैं तो वी हैव टू टेक केयर कि कितने इन्वेस्टमेंट है, अलग अलग अकाउंटिंग उसकी हमें करनी होगी. दिस इज द इम्पॉर्टेंट फॉर्मैट जब भी हम सम करेंगे तो हमारा एक फॉर्मैट ये फिक्स है. दिस साइड डेबिट एंड दिस साइड क्रेडिट, एंड दीज कॉलम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. डेट, पर्टिकुलर, नॉमिनल वैल्यू, बेसिक वैल्यू, इनकम मतलब हमारा डिविडेंड भी हो सकता है और हमारा इंटरेस्ट भी हो सकता है. प्रिंसिपल वैल्यू, ये तीनों कॉलम हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे while doing the sums. So we'll all discuss at major level when we are going to do this type of sum. तो ये अभी जो मैंने डिस्कस किया, दिस इज अ ओवरऑल स्टोरी कि किस टाइप का इन्वेस्टमेंट होता है. जैसे अगर मैंने अभी करंट एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात की, तो इसमें एक और होता है प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट. तो उसको हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी बोलते हैं. जैसे लैंड और बिल्डिंग हो सकते हैं. बेसिकली इट्स नॉट, वी आर डूइंग दिस इन्वेस्टमेंट नॉट फॉर द इंटेंशन ऑफ डूइंग द बिजनेस ऑन दैट इन्वेस्टमेंट. वी आर जस्ट यू कैन से टू इन्वेस्ट, और उसको साइड में रखना है और उसके ऊपर खाली बिजनेस चलाना है, बाकी और कुछ नहीं. तो अलग अलग टाइप्स है, उसके बारे में हर एक सम यहाँ पर जो हम करेंगे बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एक लेवल हाई लेवल पे आगे फॉरवर्ड होगा. सो यू हैव टू सॉल्व ईच एंड एवरी सम अलोंग विथ मी. एक भी लाइन आपने सिर्फ देखा और उसको कंप्यूट नहीं किया, you will be ending up with mess because there will be no solution of it. Now we are going forward with the accounting procedure. अब हम आएंगे अकाउंटिंग प्रोसीजर, एंड हमारा जो स्टार्ट होगा चैप्टर विथ ओनली फिक्स्ड इनकम बियरिंग बॉन्ड से, डिबेंचर से, जो हमें फिक्स्ड इनकम देता है. तो हमारा एक कैटेगरी जो मैंने यहाँ पर आपके संग डिस्कस किया था, फिक्स्ड इनकम बियरिंग स्क्रिप्ट से, इसके अंदर ये है, और ये वाला पार्ट मैं लेटर ऑन कवर करूँगी. तो आप भी इस चैप्टर में आपको इसके ऊपर फोकस करना है. नाउ डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स, राइट, कुछ भी हो सकता है. बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, कितने टाइप के बॉन्ड्स निकलते हैं, अलग अलग इन्वेस्टमेंट रेट्स पे निकलते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स दिए हुए हैं. सो ऑन परचेज ऑफ सिक्योरिटीज, नॉमिनल वैल्यू, interest paid to the vendor and cost of investment are recorded in nominal इनकम एंड प्रिंसिपल कॉलम रेस्पेक्टिवली. अभी देखो यहाँ से भी आपको क्लियरली समझ में आएगा, ठीक है. अगर नॉमिनल वैल्यू उस जो इन्वेस्टमेंट है, 100 रुपये का डिबेंचर है या 10 रुपये का डिबेंचर, दिस बिकम्स अ नॉमिनल वैल्यू, वो आपके नॉमिनल कॉलम में जाएगा. इंटरेस्ट जो मिला या दिया, पे टू द इंटरेस्ट कॉलम में आएगा, एंड प्रिंसिपल कॉलम में उसका कौन सा अमाउंट आएगा, दिस विल बी द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट फॉर इन्वेस्टमेंट. तो ये चीज़ प्रॉपर कॉलम में एडजस्ट होगी. सो अब हम जब अकाउंटिंग करने जाएंगे डिबेंचर्स के,
तो बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स आपको याद रखना है. फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज रेट फॉर परचेज और सेल. रेट फॉर परचेज और सेल अगर आप देखोगे कम इंटरेस्ट एंड एक्स इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम इंटरेस्ट? कम इंटरेस्ट यू कैन से कि आपने खरीदा या बेचा. सेल और परचेज, देखो इन्वेस्टमेंट भी हम ओवर द लॉन्ग पीरियड कभी बेच भी देते हैं, खरीद भी लेते हैं. दोनों कॉन्सेप्ट में अगर कम इंटरेस्ट आता है तो मतलब हमें ये समझना है जो हमने खरीदा या जो हमने बेचा उसके अंदर ऑलरेडी इंटरेस्ट का अमाउंट इंक्लूडेड है. ठीक है, एडेड है. ठीक है, सो ऑलरेडी विथ इंटरेस्ट हम बोलेंगे. इसको आप सिंपल फॉर्म में बोलोगे तो कम के केस में इसको आपको समझने के लिए लिख सकते हो विथ इंटरेस्ट. ठीक है, और एक्स इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है देन? इस एक्स इंटरेस्ट में होता है विदाउट इंटरेस्ट, मतलब जो भी प्राइस पे किया है, ध्यान रखना दिस इज नथिंग बट विदाउट इंटरेस्ट. तो इसके अंदर जो भी प्राइस पे किया है वो टुवर्ड्स द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट दिया है. इट्स नॉट टुवर्ड्स द इंटरेस्ट. ये भी अभी कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा. डोंट वरी, ये कॉन्सेप्ट तो पूरे ये चैप्टर मतलब जो हमारा फिक्स्ड बियरिंग इंटरेस्ट वाला अमाउंट इनकम है वो हमें पूरा का पूरा यही कॉन्सेप्ट पे कम और एक्स के बारे में ही समझना है. सो डोंट वरी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो. सो याद रखना अब विद इंटरेस्ट है तो अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट निकालने जाओगे तो उसमें से कम करना पड़ेगा इंटरेस्ट का अमाउंट. कम के केस में कम करना पड़ेगा मतलब माइनस करना पड़ेगा इंटरेस्ट का अमाउंट. और एक्स के अंदर ऑलरेडी विदाउट इंटरेस्ट है मतलब दैट इज द अमाउंट ऑफ देयर इज नो इंटरेस्ट अमाउंट, तो वही हमारा कॉस्ट है. लेकिन अगर हमें सेलिंग प्राइस निकालनी है व्हाटएवर तो उसके अंदर इसके एक्स के केस में ऐड करना पड़ेगा. कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना, आगे हमें धीरे धीरे पढ़ना है. डिबेंचर बॉन्ड्स कैरिंग अ फिक्स इंटरेस्ट पेबल ऑन स्पेसिफिक डेट. डिबेंचर के केस में आपने काफ़ी सारा सुना होगा 12th में भी और बाकी, इनके फिक्स डेट्स रहते हैं. जैसे जून और दिसंबर हो गया, 6 महीने पे वो इंटरेस्ट देते रहते हैं. कंपनी पे द इंटरेस्ट टू द पर्सन हु इज होल्डिंग द सिक्योरिटी ऑन द डेट व्हेन द इंटरेस्ट बिकम ड्यू. देखो बीच में सपोज 30 जून का मुझे अगर इंटरेस्ट मिल गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये शेयर को मैं खरीद बेच करती जा रही हूँ, ये डिबेंचर्स को या बॉन्ड्स को. ठीक है, नेक्स्ट ड्यू डेट है 31 दिसंबर है. उस ड्यू डेट पे मान लो मेरे पास पहले 100 थे और अब मेरे पास 80 नंबर्स के बॉन्ड्स पड़े हैं, तो मुझे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो पहले पे नहीं मिलेगा. जस्ट जो डेट पे इंटरेस्ट हम डिक्लेयर कर रहा है कंपनी, तो उस डेट के में उस पर्टिकुलर पर्सन के पास कितने डिबेंचर है उसी पे ही उसको इंटरेस्ट मिलेगा. बीच में उस बंदे ने खरीदा बेचा कुछ भी किया हमें लेना देना नहीं है. जो नंबर्स है जितनी भी होल्डिंग है सिक्योरिटी की उसके अकॉर्डिंगली उसको इंटरेस्ट मिलेगा. देयरफॉर मैटर फॉर इंटरेस्ट पेमेंट इज सेटल बिटवीन द परचेजर एंड सेलर. तो क्या होता है बीच में परचेज सेल होता है तो वो जो डिस्कशन है कि इंटरेस्ट किसको मिलना चाहिए कैसे मिलना चाहिए वो परचेज और सेलर के बीच में, कंपनी को उससे लेना देना नहीं है, इंटरप्राइज को कुछ लेना देना नहीं है. वो सिर्फ देखेगी मेरा 31 दिसंबर आ गया है, 31 दिसंबर के पास मिस्टर ए के पास 200 डिबेंचर्स है, बस उसे 200 डिबेंचर्स में ही सेटल ऑफ करना है, उसे इंटरेस्ट देना है. फॉर दिस पर्पज द प्राइस फॉर सिक्योरिटी मे बी कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट. तो अभी मैंने आपको क्या बोला कि यहाँ पर प्राइस चेंज होता है. मैं आपको और थोड़ा डिस्कस करती हूँ अच्छे से डिटेल में. वेट फॉर 2 मिनट्स. देन यहाँ पर जो डिस्कशन होगा दोनों के बीच में कम इंटरेस्ट एंड एक्स इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट आएगा. कम इंटरेस्ट इज अ प्राइस इंक्लूड्स इंटरेस्ट विथ इंटरेस्ट फॉर द पीरियड फॉर विच सेलर इज एंटाइटल्ड. प्राइस फॉर सिक्योरिटी इज लेस, इंटरेस्ट इज ट्रीटेड एज कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट. मतलब मैंने क्या बोला कि अगर मैं किसी को चलो लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल आल्सो एंड एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं एक्सेल में पहले आपको बता देती हूँ. सो ये देखो
ये वाले फॉर्मेट से आपको अच्छे से समझ में आएगा. सो आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू. फॉर एग्जाम्पल, आई एम हैविंग 100 नंबर्स ऑफ बॉन्ड्स. नंबर्स है ये, 100 बॉन्ड्स है मेरे पास इस डेट पे. राइट बहुत अच्छे से समझ रहे हैं. छोटा सा कॉन्सेप्ट बता रही हूँ. ठीक है, इस डेट पे 100 बॉन्ड्स है. किसके पास है? आई एम हैविंग. सो मैं बोलती हूँ शिल्पी इज हैविंग दिस मच बॉन्ड्स. ओके, नाउ इस डेट पे भी 100 है, नो प्रॉब्लम. इस डेट पे मेरे पास ये है, यस नो प्रॉब्लम, डन. अभी भी मेरे पास है, किसके पास है? 100. सो मतलब ये पूरा सब बॉन्ड शिल्पी के पास ही था. डन. ये पूरे बॉन्ड्स, ड्यू डेट आया और कंपनी ने चेक किया किसके पास ये बॉन्ड्स है, तो हमें पता चला सिक्योरिटी किसके पास है, 100 सिक्योरिटीज. अगेन ये शिल्पी के पास है, तो शिल्पी विल बी गेटिंग अ इंटरेस्ट ऑन दिस 100 सिक्योरिटीज. ओके, आई एम सो हैप्पी, मुझे मिल गया. अब मैं आगे बढ़ रही हूँ. जुलाई आया, 100 सिक्योरिटीज है, किसके पास है 100 सिक्योरिटीज? शिल्पी के पास है. नाउ यहाँ पर भी शिल्पी के पास है. अब हम डिस्कस करेंगे कि वन पर्सन मिस्टर ए केम एंड आस्क्ड फ्रॉम द शिल्पी कि आप मुझे अपने सिक्योरिटीज़ दे दो. यस, मैं रेडी हूँ, मुझे पैसे की ज़रूरत है. मैंने उसको सिक्योरिटी सेल ऑफ कर दिया, पर मैंने सोचा मैं उसको लेट अस सी मैंने पूरे के पूरे सिक्योरिटीज़ उसको दे दिया. तो अब यहाँ पर 1 सितंबर के दिन मैंने मिस्टर ए को क्या दे दिया? पूरे के पूरे 100 सिक्योरिटीज़ दे दिया. ठीक है, अब सिक्योरिटीज़ किसके पास है? ए के पास है. डन. बहुत ही सिंपल तरीके से समझा रही हूँ, समझो. ए के पास है. डन. ड्यू डेट आया, कंपनी ने चेक किया सिक्योरिटीज़ किसके पास है? ओ 100 सिक्योरिटीज़ इज मिस्टर ए के पास है एंड मिस्टर ए को इंटरेस्ट मिल जाएगा. अच्छा, अब क्वेश्चन अराइज, इस समय जब इंटरेस्ट मिला था तो कितने महीने का मिला था? 1. ड्यू डेट है 1 2 3 4 5 एंड पूरा मंथ 6 मंथ्स का इंटरेस्ट इस समय शिल्पी को मिला था. अब इस मंथ में कंपनी को बीच में क्या हुआ, उसको क्या लेना देना? उसे तो मिस्टर ए को कितने मंथ का इंटरेस्ट देना है? 1 2 3 4 5 6 मंथ. ओके, 6 मंथ्स का इंटरेस्ट इसे मिल जाएगा. अब क्वेश्चन अराइज, क्या शिल्पी विल नॉट रेज अ क्वेश्चन विथ ए कि भाई तुम ये पूरा का पूरा 6 महीने का इंटरेस्ट लेके जा रहे हो, ये 2 महीने तो मैंने इतने सारे सिक्योरिटीज़ का मैंने होल्ड करके रखा था, आपके पास तो सिर्फ 3 महीने का सिक्योरिटीज़ था, तो फिर आपको तो 4 महीने का था, तो आपको बेसिकली मुझे 2 महीने का, ये 4 महीने का मिस्टर ए के पास था, तो 2 महीने का मुझे इंटरेस्ट तो दो. तो वो बोलेगा ओके ओके हाँ यस, 2 मंथ्स का तुम्हारे पास रहेगा और 4 मंथ्स का मेरे पास रहेगा. ठीक है, तो ये शिल्पी का बकेट है और ये मिस्टर ए का बकेट है. ठीक है, अब द पॉइंट इज, ये डेट पे क्या मिस्टर ए शिल्पी को ढूंढने जाएगा? भाई शिल्पी वेयर आर यू, ले लो 2 महीने का इंटरेस्ट, और ये कहीं और चली गई है एंड देयर इज नो कॉन्टैक्ट बिटवीन देम, और ये तो सिर्फ 2 ही है, ऐसे 50 शेयर होल्डर्स भी मतलब सिक्योरिटी होल्डर्स इसके बीच में आ सकते हैं. तो यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है, तो फिर हम ये 2 महीने का कब देंगे इसे? अब ये डिस्कशन है कि 2 महीने का हम ये पैसा उसे तभी दे देंगे जब हम दोनों का डील हो रहा होगा. इसी पॉइंट पे जब यहाँ से यहाँ स्विच ऑफ हो रहा है, तभी मिस्टर ए उसको 2 महीने का इंटरेस्ट दे देगा, क्योंकि शिल्पी बोलेगी कि मिस्टर ए आप 6 महीने के बाद किधर हो, मैं किधर हूँ, जब इंटरेस्ट मिलेगा हम दोनों कैसे कांटेक्ट करेंगे? इससे अच्छा तुम मुझे 2 महीने का दे दो, आई विल बी फ्री फ्रॉम माई, मतलब तुमको सर्च करने की लाइबिलिटी से मैं फ्री हो जाऊंगी और बचा हुआ आप समझो. तो यस मिस्टर है इज अ गुड डील. अब जो प्राइस, अच्छे से समझना, अब यहाँ पर हमारा एक्स और कम का पॉइंट आ रहा है. जो प्राइस मिस्टर ए एस को देगा, शिल्पी को देगा, वो प्राइस 2 फॉर्म में हो सकती है. ये प्राइस में बोलेगा मिस्टर ए, देख मैं तुझे 150 दे देता हूँ. ठीक है, मान लो ये 150 दे देता है, आई एम सॉरी 150 दे देता है प्राइस, जिसके अंदर ऑलरेडी तुम्हारा 100 रुपीज़ इज ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो कॉस्ट है तुम्हारा उसके तरफ है, और जो 2 महीने का इंटरेस्ट बनता है
वो 50 है, ठीक है। तो ये बन जाएगा तुम्हारा, आई जस्ट डिलीट दैट, हाँ, सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो मतलब हमने क्या माना, ये 150 जब हमने डील किया तो हमको समझ में आया दिस इज कम इंटरेस्ट, व्हाई, बिकॉज ऑलरेडी इंटरेस्ट का कंपोनेंट एडेड है। बाद में हमने ये डिसाइड, हमने चेक किया कि 2 महीने का इंटरेस्ट अलग किया, कॉस्ट को अलग किया, हमको समझ में आया अच्छा ये 100 रुपया कॉस्ट की तरफ है, 50 रुपये इसके तरफ है, ठीक है। तो इसका मतलब ए ने जब इसको पैसा दिया, दिस इज कॉल्ड कम, ऑलरेडी इसके अंदर इंटरेस्ट, उसको ये नहीं पता है कि ये कंपोनेंट क्या है, ये तो हमें निकालना है कि कॉस्ट का कंपोनेंट क्या है और इंटरेस्ट का कंपोनेंट कितना है इसके अंदर में, तो दिस इज कॉल्ड कम। लेकिन अगर दूसरी तरफ में ए बोलता है एस को, शिल्पी को बोलता है कि भाई मैं तुम्हें सिर्फ 100 रुपये देता हूँ, राइट, मैं तुम्हें 100 रुपये देता हूँ, इंटरेस्ट का मैं अलग से देता हूँ, तो मतलब दैट 100 रुपया इज टूवर्ड्स कॉस्ट, इंटरेस्ट का अलग से देना मतलब हमें कंप्यूट करना, पता चलेगा ओ इंटरेस्ट का इतना बनता है, तो हमें ये क्वेश्चन मार्क निकालना पड़ता है, राइट। तो ये कौन से केस में होता है, एक्स में, जिसमें इंटरेस्ट इज एक्सक्लूडेड, तो हमें इंटरेस्ट निकालना पड़ा और फिर हमें सेलिंग प्राइस समझ में आई, और इसके अंदर दिस इज कम, वाई, बिकॉज ऑलरेडी इस 150 में इंटरेस्ट का कॉम्पोनेंट, और हमने फिर निकाला इंटरेस्ट का 2 महीने का ये होगा और ये होगा, तो मतलब हमारे लिए क्वेश्चन मार्क इस केस में ये था और ये था, समझ में आया। तो कम इंटरेस्ट में ऑलरेडी इंटरेस्ट का कंपोनेंट एडेड है, और एक्स इंटरेस्ट में हमें जो प्राइस दिया जा रहा है वो टुवर्ड्स द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड नॉट टुवर्ड्स द कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये जो कॉन्सेप्ट है यही हमें कम और एक्स इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट को लेकर आगे बढ़ाएगा। तो व्हाई वी आर डूइंग इट वो समझो आप लोग, व्हाई वी आर डूइंग इट, क्योंकि ये 2 महीने का मैं एस को ढूंढने नहीं जाने वाली हूँ, और ये 4 महीने का एक्चुअली ए का हक है तो 4 महीने का ही मिलना चाहिए, लेकिन उसको मिल रहा है 6 महीने का, जिसमें हमें ये समझ में आ रहा है 2 शिल्पी का था, तो अभी भी उसको ए को 6 मंथ का ही मिलेगा, लेकिन अभी ए को पता चल गया कि 2 महीने का तो मैंने ऑलरेडी दे दिया, तो मतलब 4 महीने का मेरा इनकम हो गया। तो दिस इज अ स्टोरी वेयर द एक्स एंड कम का कॉन्सेप्ट कम। नाउ विल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट वाया दिस एग्जाम्पल। Mr. A purchased from B 400 15% debenture of XY Limited at 95 cum interest, means at this price the amount of interest is already been included on 1st June 1995. Interest is payable on 30th June, 31st December each year. Record this transaction in the books of A and B. ओके, सो यहाँ पर हमें बेसिकली बोला जा रहा है कि ये दोनों के बुक्स में A who purchased the investment and B who sold this investment to A, तो दोनों के बुक्स में अकाउंटिंग कैसे होगी वो हमें यहाँ डिस्कस करना है। लेट्स सॉल्व दिस सम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट इट डाउन कि वेयर एग्जैक्टली व्हाट इज द ड्यू डेट। तो सो आई हैव मेड दिस इज अ जून का ड्यू डेट एंड दिसंबर का ड्यू डेट। एट विच डेट द ट्रांजैक्शन हैपन, ऑन 1st June itself। सो 1995 में 1994 की बात करेंगे, एंड में दिसंबर में ये शेयर बी के पास था, जनवरी में ए के पास आया, 1st जून को ए के पास आया है, ओके। तो ये हमारे पास किसके पास था, पहले ये बी के पास था, देन ये भी बी के पास था, बी के पास था, अप्रैल भी बी के पास था, मई में भी बी के पास था, एंड 1st जून आते ही ये किसके पास आ गया, जून का मंथ में बेसिकली ए हैज़ परचेज दिस इन्वेस्टमेंट फ्रॉम बी, ठीक है। कितने, कौन से डेट पे, 1st जून, ठीक है, ये ध्यान रखना हमें डेट्स। देन कितने खरीदे, 400 नंबर्स, ओके। किस प्राइस पे खरीदे, दे हैव परचेज एट 95 एंड द वर्ड कम इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट ओवर हियर, कम इंटरेस्ट, ठीक है। ये जस्ट अ मिनट, आई थिंक फॉर्मूला ले लिया। सो एट 95 एंड आई एम राइट, एट 95 समथिंग, आई थिंक सम फॉर्मूलाज दे आर टेकिंग, कोई बात नहीं। और यहाँ पर एट कम इंटरेस्ट हमें ये याद रखना है, ओके। तो अब हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द, पहले इसकी वर्किंग कैसे होगी। देन 1st जून जैसे ही अप्लाई होगा, ए के पास ये पूरा डिबेंचर है, 15% डिबेंचर है, 15% डिबेंचर, राइट।
अब कंपनी ने डिक्लेयर XY लिमिटेड जब इंटरेस्ट देगी तो ए के हाथ में 6 मंथ के इंटरेस्ट जाएंगे, राइट। लेकिन अगर आप देखोगे 6 मंथ का तो जाएगा, लेकिन ही हैज़ अ राइट ओनली फॉर द 1 मंथ, बाकी के 5 मंथ तो बी का है। तो बी के संग जो ट्रांजैक्शन किया है उसने ऑलरेडी उसके अंदर वो इंटरेस्ट का अमाउंट इंक्लूड करके दिया है। देन सो फर्स्ट विल राइट टोटल प्राइस पेड। कितना पे किया भाई? टोटल प्राइस अगर आप देखोगे तो टोटल प्राइस हैज बीन पेड इज कितना अमाउंट था? 400 डिबेंचर्स के लिए दे हैव पेड 95, विच मीन्स इट इज इंक्लूसिव ऑफ व्हाट? इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट। अब हम बात करेंगे इंटरेस्ट की। भाई इसके अंदर इंटरेस्ट कितना एडेड है? क्योंकि देखो ये टोटल प्राइस है। देन इंटरेस्ट इसके अंदर हम कैसे निकालेंगे? आइडियली इंटरेस्ट कितने मंथ्स का निकलेगा? 5 मंथ्स का इंटरेस्ट निकलेगा। सो कैसे निकालेंगे? 400 मल्टीप्लाइड बाय नॉमिनल वैल्यू 100 रुपीज़, लिखा नहीं है लेकिन 95 है तो हम मान सकते हैं 100 का ही डिबेंचर्स होगा, मल्टीप्लाइड बाय हाउ मैनी, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट? 15% इंटरेस्ट चल रहा है डिबेंचर्स, डिबेंचर का नाम ही है 15%। ओके कितने मंथ के लिए? 5 मंथ्स के लिए उसने उसमें दिया 5 डिवाइडेड बाय 12, राइट। अब आप देखोगे तो 2500 इंटरेस्ट की तरफ आइडियली ये 2500 जाना चाहिए। किसको जाना चाहिए? ये बी को जाना चाहिए। और हमने जो 95 पे किया है मीन्स इट्स इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट। तो इसका मतलब हमारा अमाउंट जो टूवर्ड्स कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है? तो 38,000 सेलिंग प्राइस है, मतलब आप प्राइस पे कर रहे हो, उसमें से इंटरेस्ट का कंपोनेंट अगर मैं हटा दूंगी तो हमें मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि ये टोटल प्राइस है, मीन्स इन दोनों का एडिशन है, ठीक है। तो कॉस्ट हमें इसमें नहीं दिया है इसीलिए बिकॉज कम के प्राइस में मैंने आपको बोला था ऑलरेडी इंटरेस्ट एडेड है, मैं उसमें से इंटरेस्ट कम कर रही हूँ, कम मतलब लेस कर रही हूँ, ठीक है। तो दैट इज़ वाई द कम कॉन्सेप्ट स्कीम। अब मैं यही चीज़ को हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में, ए के बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे लिखूंगी? तो ए इज़ अ परचेजिंग द इन्वेस्टमेंट, राइट। और इन्वेस्टमेंट कभी भी परचेज करते हैं इट बिकम्स अ एसेट, तो मैं लिखूंगी इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट इन 15% डिबेंचर ऑफ एक्स, क्या नाम है, XY लिमिटेड। इन XY लिमिटेड में अगर आप 15% डिबेंचर करोगे तो कितना आएगा? 35,500। ऑलवेज हम कॉस्ट की तरफ लिखते हैं और हम सामने वाले को 5 मंथ का इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इसीलिए उसको खर्चा बोलेंगे। एंड 5 मंथ का इन्वेस्टमेंट कितना पे किया तुमने? 2500। तो आपने इन शॉर्ट टोटल बैंक से कितना पेमेंट किया? दैट इज cost of investment plus towards interest is 38,000. and what will be the interest in the books of B? तो ये A के में इन्वेस्टमेंट आया है तो B के इसमें से इन्वेस्टमेंट जा रहा है, राइट। और ये इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट का खर्चा इसके लिए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज अ खर्चा फॉर मिस्टर A, लेकिन अगर यही चीज़ हम B के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो वो उसके लिए इनकम होने वाला है और इन्वेस्टमेंट उसकी बुक से जाने वाला है। सो जब कोई बेचता है तो उसके बैंक में पैसा आता है, इन्वेस्टमेंट क्लोज हो जाएगा क्योंकि अब उसके हाथ से निकलकर किसके पास चला जा चुका है? ये जा चुका है ए के हाथ में। डिबेंचर इन XY लिमिटेड। देन एंड टू, मैंने क्या बोला था इसके लिए? इनकम, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। डन। अब बैंक में इसके पास कितना आएगा? 38,000। डन। और यही चीज़ इन्वेस्टमेंट कॉस्ट के लिए इसमें बुक से निकल जाएगा 35,500 एंड फाइनली 2,500। डन। तो द सम इज़ वेरी इजी बट द कॉन्सेप्ट ऑफ कम यू शुड अंडरस्टैंड। अब मैं यही सम आपको एक्स होता, अगर यही चीज़ वो पे कर रहा होता, यहाँ पर मैं कम नहीं लिखकर एक्स वर्ड लिखती तो हमारे क्वेश्चन, हमारे एंट्रीज चेंज हो जाती। चलो वी विल डू दैट ऑल्सो। अगर मैं यहाँ एक्स लिखती तो कैसे चेंज होती? अब ये थोड़ा सा आप
ध्यान रखना, दैट इज़ इससे डिफ़र करेगा और ये आपको समझेगा कि मैं क्या नया कर रही हूँ। अब मैं यही चीज़ अगर मैं 1 मिनट यहाँ कॉपी पेस्ट करती हूँ तो क्या चेंजेस किया मैंने वो देखो। अगर ये x है मतलब इसके अंदर इंटरेस्ट कंपोनेंट इज नॉट देयर, एक्सक्लूडेड है, इसमें नहीं है। तो ये जो प्राइस पे कर रहे हैं, ये प्राइस जो भी 95 के हिसाब से पे करे वो बन जाएगा हमारा कॉस्ट। सॉरी 95 है ना, हाँ, वो बन गया हमारा कॉस्ट। समझ में आ गया। अब उसे इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। इंटरेस्ट कितना देना होगा, सेम 5 मंथ का, डेट इज 2500। अब हमारा कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट विल गिव यू 40,500। ये बन जाएगा प्राइस टू बी पेड बाय ए टू बी। अगर ये कम होता तो ये हमारा 38,000 था, एक्स की वजह से हमें एक्स्ट्रा पे कर लिया 40,500। एंड नाउ द जर्नल एंट्री में ड्रास्टिक चेंज क्या आएगा, देखो ये मैंने आपको पहले बताया है, तो ये हम एज इट इज़ लिख कर मैं चेंज क्या कर रही हूँ। देखो अब मेरा जो इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट है वो बन जाएगा 38,000, इंटरेस्ट 2500 रहेगा एंड बिकम्स 40,500। एंड इन द सेम वे इसमें भी बहुत फ़र्क आएगा। यहाँ पर अगर मैं सेम तरीके से लिखती हूँ तो ये बैंक में कितना पैसा आएगा यहाँ पर, नहीं पहले मैं इसका चेंज कर देती हूँ, 38,000, 2500 यहाँ रहेगा और ये टोटल बन जाएगा 40,500। एज सिंपल एज दैट। मैंने कुछ भी नहीं किया, ये पॉइंट मैंने ये पूरा जो डिस्कस किया एक्सक्लूड किया इंटरेस्ट, और इसके अंदर एक्सक्लूडेड था तो मैंने इसको ऐड करके सेलिंग प्राइस निकाली। बट आपको ये समझना है, आप इसको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट रखते हुए कि कौन सा प्राइस किसको पे कर रहे हो। अगर आप सिर्फ लर्न कर लोगे तो नहीं होगा। आपको ये समझना है एक्स का मतलब ये जो भी है कॉस्ट है, इसमें इंटरेस्ट ऐड करके उसे बंदे को देना पड़ेगा, तब वो जाके प्राइस बनता है शेयर डिबेंचर्स का। ओके, सो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन फुल कॉन्सेप्ट अबाउट एक्स एंड कम। ये मैंने एक्स का था, कम का था, और ये पूरा एक्स का है। यहाँ पर पूरी तरह से आपको समझाया गया है। सो इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। नाउ विल अंडरस्टैंड सम मोर theoretical part of it. Like first, expenses and brokerage on sale or purchase. कुछ भी अगर आप खर्चा करते हो for acquiring that investment or for doing that sale of that investment, तो आपको अगर expenses incur होते या brokerage आपको पे करना पड़ता है, तो what will be the treatment? The amount of expense of brokerage paid on purchase increase the cost of investment, and in case of sale it is deducted from the sale proceed. The amount of interest is however is not effective. Interest को लेना देना नहीं है, and if the brokerage is paid as a percentage, it will be calculated either at a nominal value or the cost as mentioned. जो भी दिया रहेगा उस बेसिस पे आप ब्रोकरेज जो भी परसेंटेज अप्लाई करना आप उसके अकॉर्डिंगली सम के हिसाब से करोगे। Accrued interest on opening balance. If due date of the interest payment and the due date of the closing books are different. अच्छा, ये कॉन्सेप्ट में मैं आपको समझाती हूँ कि अगर हमारा ईयर एंड दिसंबर है और हमारा ड्यू डेट भी दिसंबर आता है, इंटरेस्ट पेमेंट का ड्यू डेट, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। द प्रॉब्लम अराइजेज व्हेन द इंटरेस्ट पेमेंट डेट, दैट इज ड्यू डेट, and the closing of the, that is the year end closing of the books are different, the accrued interest will arise. Opening balance for accrued interest will be calculated on the opening balance of investment and will be shown in the interest column in investment account. देखो ये कॉन्सेप्ट अगर यहाँ नहीं समझ में आया तो आई एम गोइंग टू डू द नेक्स्ट सम in where you will able to understand this concept in very clear manner. Just for example मैं आपको बताती हूँ कि जैसे अगर हमारा ये ड्यू डेट है, यही ड्यू डेट है और यही हमारा ईयर एंड होता तो हमें कोई इशू ही नहीं था, क्योंकि दोनों के दोनों चीज़ एक ही दिन में लाई हो गए। लेकिन फॉर एग्जांपल हमारा ईयर एंड मार्च होता, ठीक है, मैं इसको ईयर एंड बना रही हूँ आपके लिए, फ़िलहाल मैं इसको ईयर एंड बना रही हूँ, तो हमारा लास्ट ईयर में दिसंबर होता। अच्छा चलो, आई विल डू वन थिंग, आई विल जस्ट राइट इट अगेन। नया मंथ जनवरी आता, फिर फेब आता, एंड देन मार्च आता, एंड दैट मार्च विल बिकम अ ईयर एंड फॉर अस, राइट। ये नेक्स्ट ईयर चालू हो गया। फर्स्ट ईयर का मैंने आपको बताया, आपके पास शेयर्स है, ड्यू डेट आया, शेयर्स पे इंटरेस्ट आए,
फिर नया साल चालू हो गया, नया साल इस जनवरी में, फरवरी एंड मार्च. सो मीन्स कि हमारा ईयर एंड ड्यू डेट आर टू डिफरेंट डेट्स. तो हमारे जब भी हमारा बुक्स क्लोज होगा, ईयर एंड होगा, तो आपको 3 महीने का, ये जनवरी फरवरी मार्च, 3 महीने का इंटरेस्ट अक्रूड दिखाना पड़ेगा. अक्रूड इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट ड्यू हो चुका है, रिसीव नहीं हुआ. भाई रिसीव कब होगा? नेक्स्ट ड्यू डेट पे. तो वो कौन सा ड्यू डेट है? अप्रैल, मई एंड जून. तो ये जून में अगर आपका नेक्स्ट ड्यू डेट आता है, सो हमें ये 3 महीने का इंटरेस्ट ओपनिंग बैलेंस करके दिखाना पड़ेगा. लास्ट ड्यू डेट से लेकर नेक्स्ट ड्यू डेट ईयर एंड तक 3 महीने का अक्रूड इंटरेस्ट करके हमें अपने अकाउंट्स में मेंशन करना पड़ेगा, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा उसके ऊपर. तो उसी का डिस्कशन हम यहाँ पर कर रहे हैं. TDS. If the income tax has been deducted on the payment of interest by company, like अगर TDS अकाउंटिंग टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से समझोगे तो हमें जो भी इंटरेस्ट मिलता है उसके ऊपर TDS कटता है, और वो जो देने वाली कंपनी है, इंटरेस्ट पे करने वाली कंपनी, वो वहीं पर काट लेती है. एंड द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट विल बी रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड. Cash received as an interest will be net interest and total interest will be the gross interest. Okay, तो जो भी कैश रिसीव हो रहा है इंटरेस्ट का विल बी द नेट इंटरेस्ट. अब हम आएंगे कैसे निकालेंगे ये. सिंपल एक एग्जांपल यहाँ पर मेंशन किया है. एक मिस्टर ए होल्ड्स 50,000 नॉमिनल वैल्यू 15% बॉन्ड एट द कॉस्ट ऑफ 47,000 ऑन 31st March. इंटरेस्ट फॉर 6 months हैज़ बिन रिसीव. ठीक है, TDS 10% का था, आपको एंट्री देनी है. तो सिंपल तरीके से आप इंटरेस्ट निकालोगे. 50,000 इज द टोटल वैल्यू ऑफ दैट बॉन्ड. 15% डाउन है तो 15% मल्टीप्लाई करोगे. देन 6 month का ड्यू हुआ तो 6/12. तो हमारा इंटरेस्ट कितना आया? 3750, 3,750. लेकिन टैक्स TDS कटने वाला है 10%, मीन्स 375. तो हमारे पॉकेट में कितना पैसा आएगा? 3,375. देन अब यहाँ पर बात करेंगे तो एंट्री कैसे पास होगी? मेरे बैंक में कम पैसा आएगा, ये देखो 3,375. TDS इज अ खर्चा फॉर में, मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा. टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट. एंट्री इज एज सिंपल, बस समझने भर की दे रही है आपको क्या है. ये हमारी जर्नल एंट्री रहेगी. अकाउंटिंग फॉर टैक्स TDS विल बी मेड ओनली व्हेन इंटरेस्ट इज रिसीव फ्रॉम द company. Rate of tax deduction will not be considered when interest is paid to the purchaser to the seller. तो वहाँ पर आपको इसका ध्यान नहीं देना है. Now we'll discuss about the carrying amount for investment and their disposal as per the AS 13. Current investment पहले भी मैंने डिस्कस किया है. It will be cost or fair value whichever is lower, वैसे ही है. And long term is always at the cost. The provision shall apply in the decline value unless decline is temporary. मतलब अगर वो टेम्पररी होगा तो ठीक है, अगर वो लॉन्ग टर्म डिक्लाइन नज़र आ रहा तो उसकी भी वैल्यूएशन आपको करवानी पड़ेगी. तो कॉस्ट पे आप इसको दिखाओगे. एनी चेंज इन द कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट शुड बी शोन इन द P&L. अगर आपने कैरिंग अमाउंट अगर कैरिंग अमाउंट अपने चेंज कर रहे हो वैल्यू, जो कि अभी मार्केट में जो वैल्यू चल रही है उसके अकॉर्डिंगली दे इज अ वैल्यूएशन लॉस और प्रॉफिट वट एवर द केस में भी आप उसको P&L अकाउंट में दिखाओगे. एंड प्रॉफिट एंड लॉस ऑन डिस्पोजल ऑन द सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट. डिस्पोजल मतलब सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट शुड ऑल्सो बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट ऑन लॉस अकाउंट. अक्रूड इंटरेस्ट ऑन क्लोजिंग बैलेंस. हाँ, ये भी हमें जैसे ओपनिंग बैलेंस में हमें लाना था वैसे हमें क्लोजिंग बैलेंस में भी इंक्लूड इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा. इफ द इंटरेस्ट हैज अक्रूड अप टू द रेट ऑफ क्लोजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट. मैंने बोला था ना, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का अक्रू हो चुका है. Such interest will be shown in the interest column as a closing balance. ये कॉन्सेप्ट एंड जो मैंने अभी आपको इसके पहले यहाँ पर जो बताया था ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोज ऑलमोस्ट सिमिलर है. जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग होगा वो अगले साल का ओपनिंग बनेगा, और ये हम सब में अच्छे से समझेंगे. Now what is a convertible debenture? If the investment has been made in a convertible debenture and share has been received in a part of the conversion of debenture, cost of debentures are converted will be credited to the investment account. तो यहाँ पर बोल रहे हैं अगर आपने डिबेंचर ऐसे इशू किए जिसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं इक्विटी या शेयर्स में व्हाटएवर, तो आप उसको क्रेडिट कर दोगे. इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज आवर डेबिट, और अगर आप उसको कन्वर्ट कर रहे हो तो उसी अमाउंट से जितने अमाउंट से आप कन्वर्ट कर रहे हो उसको आप क्रेडिट कर दोगे. अ सेपरेट अकाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन शेयर विल बी ओपन.
पहले सिर्फ आपके पास डिबेंचर्स था और इसी अकाउंट में आप सब मेंटेन करते थे। अब आपने क्या किया, मान लो 10,000 डिबेंचर्स में से आपने डिसाइड किया कि मैं 6,000 डिबेंचर्स को कन्वर्ट करके शेयर्स ला दूंगा और बाकी के डिबेंचर्स मेरे पास पड़े रहेंगे। तो ये जो अमाउंट है ये बन जाएगा क्लोजिंग बैलेंस आपका, और ये आपका क्या है, ये शेयर्स है। तो ये बोल रहे हैं कि अगर आपके शेयर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं तो एक नया अकाउंट ओपन करो, दैट इज शेयर इक्विटी शेयर अकाउंट, और ये 6,000 को यहाँ पर इसको ओपनिंग इन्वेस्टमेंट दिखाओ और वर्क करो। A separate account of investment in share will be open and such cost will be debited in investment in share. ये था investment in debenture और ये है investment in share account. Further, interest on debenture due up to the date of conversion will be received and credited to the interest column. जब तक आप इसको कन्वर्ट नहीं करते तब तक उस दिन तक का तो आपको इंटरेस्ट यहीं पर रखना पड़ेगा और बाकी का शेयर्स और जैसे कन्वर्ट हो गया वो शेयर्स अकाउंट में चला जाएगा। This is only the theoretical part of one section, one category, that is fixed income bearing scripts के ऊपर है। अभी हमारे इसके पूरे sums बचे हुए हैं, then we will be moving to the second part. Okay? Now we will do one sum to understand the whole concept what we have studied right till now. So Mr. X furnishes with the following details holding 6% government bond. Okay, the opening balance is 1st January. The face value of it is 60,000 at the cost of 559,000. Then during the year they have done this much transaction, that is 100 unit purchased, X interest at 98, sold 200 out of original holding, purchased 50, sold 200 units. These are transactions. Interest due date is 30 September and 31st March. Investor closes his book every year on 31st December. You are supposed to prepare the investment account as it will appear in his book. तो सम तो वैसे सिंपल है लेकिन इसमें बहुत सारे सेल और परचेज विद एक्स एंड कम कॉन्सेप्ट इज देयर। सो एक एक चीज़ों पे हमें नज़र रखनी पड़ेगी। सो फर्स्ट यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ विद अ बुक, कैलकुलेटर एंड अ पेन, बिकॉज विदाउट यू डू इट, अगर आप नहीं करोगे तो ये आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। तो डू अलॉन्ग विद मी। सी व्हाट आई डिड, आई फर्स्ट मेड अ फॉर्मेट ऑफ इट। कैसे फॉर्मेट बनाए, जिस सम में मतलब हर सम में आपको इस तरीके से ही बनाना पड़ेगा। सो इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना है तो व्हाट आई डिड, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस द फॉर्मेट विथ यू विद द डेट पर्टिकुलर्स, नॉमिनल अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, प्रिंसिपल अकाउंट एंड सेम डेट पर्टिकुलर नॉमिनल इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल। ये आपको 6% इन्वेस्टमेंट अकाउंट का नाम रहेगा हमारा, जो ये इन्वेस्टमेंट का नाम है, इन्वेस्टमेंट एंड 6% गवर्नमेंट बॉन्ड। डन। अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। व्हाट आई डिड इज़ अ जनवरी इज़ अ ओपनिंग डे और हमारा ईयर क्लोजर है दिसंबर, तो मैंने जनवरी से दिसंबर तक का एक डेटा बना लिया, लाइन बना लिया। अब उसमें हर एक एंट्रीज, हर एक मंथ पे क्या क्या हमारा ट्रांजैक्शन हो रहा है मैं वो पोस्ट कर रही हूँ। देन यू सी दैट 60,000 59,000 मैं बाद में इसमें पोस्टिंग करूँगी, यहाँ पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। 1st March that is 100 units purchase X interest at 98. So what I did, purchase डाल दिया 1st March 100 at 98 X। मुझे समझ में आ गया, जब भी मैं सम सॉल्व करूँगी तो ये मेरा पॉइंट मिस नहीं होगा। डन। नेक्स्ट, अप्रैल में कुछ नहीं हो रहा है, मई में कुछ नहीं हो रहा है, जून जुलाई में देखो 1 जुलाई को मैं सेल ऑफ कर रही हूँ 200 X इंटरेस्ट एट फ्रॉम द ओरिजिनल। तो यहाँ पर भी मैं 200 शेयर्स इक्विटी बॉन्ड्स को शेयर कर रही हूँ, सेल कर रही हूँ एट द फ्रॉम द ओरिजिनल होल्डिंग। तो सेल की एंट्री यहाँ पोस्ट होने वाली है मेरी। तो 1 जुलाई का डेट है। देन 1 अक्टूबर में अगर आप देखोगे दो है, एक परचेज भी दिख रहा है और एक सेल भी दिख रहा है। सो आई डिड परचेज सेल इन द अक्टूबर मंथ। अगर ये देखा जाए तो ये हमारा पूरा का दोनों अक्टूबर मंथ की एंट्री है। डन। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि एक्स कौन सा है, कम कौन सा है। तो अकॉर्डिंगली आई रोट देयर इटसेल्फ, ताकि मैं भूलूँ नहीं। इंटरेस्ट ड्यू डेट इज 30 सितंबर एंड 31 मार्च। ओके, तो मैंने देखो इसको रेड कलर से ड्यू डेट लिख दिया है, यहाँ ड्यू डेट लिख दिया, आप भी लिखोगे, पेंसिल से बना सकते हो अपने लिए। देन इन्वेस्टर्स बुक क्लोज करता है अपना ईयर एंड। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट केम ओवर हियर कि हमारा ईयर एंड ड्यू डेट्स आर डिफरेंट। सो अक्रूड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ जाएगा। तो अगर आप ये पिछले साल की बात करोगे तो लास्ट ईयर भी हमारा
जो ईयर एंड हुआ था होगा वो हमारा दिसंबर में हुआ होगा, ईयर में दिसंबर में हुआ होगा। नेक्स्ट ड्यू डेट हमारा मार्च में आने वाला, तो 3 महीने का इंटरेस्ट यहाँ पर ड्यू बनता है, अक्रू बनता है। चलो अब हम यहाँ पर बात करेंगे रिगार्डिंग ओपनिंग। सो अब मैं यहाँ पर डेट वाइज पोस्टिंग करती जा रही हूँ, ध्यान रखना। तो ये हमारा ईयर चल रहा है 1995, ओके, दोनों साइड में मैं 1995 लिख देती हूँ। एंड फर्स्ट ट्रांजैक्शन, तो 1 जैन, राइट, 1 जैन को हमारा ओपनिंग बैलेंस है, तो ओपनिंग बैलेंस करके नॉमिनल वैल्यू अगर आप देखोगे तो 60 है और उसका कॉस्ट है 59, तो 60,000 कॉस्ट 59,000 जहाँ। लेकिन मैंने आपको बताया था ईयर एंड ड्यू डेट्स में डिफरेंस है। लास्ट मतलब 3 महीने का हमारा ड्यू डेट क्या था, सितंबर, तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का 3 महीने का इंटरेस्ट ड्यू हो चुका, अक्रू हो चुका है। लास्ट ईयर में भी, अभी नेक्स्ट हमारे क्लोजिंग में भी आएगा, दोनों जगह ये आएगा, ध्यान रखना। ये जो पॉइंट है, अगर मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ तो एक और पॉइंट ध्यान से समझो, ये एंड में आ रहा है। अब हमारा लास्ट ईयर एक और दिसंबर गया और जनवरी आया, जनवरी, फरवरी, मार्च, वापस से यहाँ पर आपका 3 महीने का ड्यू हो चुका है। अलग अलग 3 महीना आपको काउंट करना है। सो 3 महीने का इंटरेस्ट कितना होगा, 60,000 नॉमिनल वैल्यू के ऊपर हमारा बॉन्ड का है। एक मिनट, दिस इज आवर नॉमिनल वैल्यू, राइट, रुपीज़ में है, तो मल्टीप्लाइड बाय 100 या 10 नहीं करोगे, 100 नहीं करोगे, ये ऑलरेडी रुपीज़ में है। देन कितना परसेंट, 6%, ठीक है, कितने महीने के लिए, इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12, तो 900 हमारा अक्रूड इंटरेस्ट आया, मतलब ड्यू हो चुका है। अब हमारे ओपनिंग ईयर में ये मिलने वाला है, क्योंकि हमारा साल ओपन हो रहा है जनवरी, तो पिछले 3 महीने का 1 2 3 पिछले साल का दिमाग में रखो। तो ये ओपनिंग है, अभी क्लोजिंग में भी यही कॉन्सेप्ट आने वाला है। अब चलो हम आगे बढ़ेंगे। जनवरी की पोस्टिंग हो गई, फरवरी में कुछ हमारा पोस्टिंग हुआ, नो, मार्च में हुआ, यस, मार्च में हमारी पोस्टिंग हुई है। वी हैव डन द 2 थिंग्स दैट वी हैव परचेज्ड इट एंड देन अ ड्यू डेट आया। तो चलो 1 मार्च पहले आएगा, तो उसके हिसाब से हम 1 मार्च का क्या एंट्री करेंगे, 1 मार्च की परचेज की एंट्री करेंगे। तो हम बैंक से पेमेंट करेंगे, लेकिन क्या पेमेंट करेंगे और कैसे करेंगे वो डिस्कस करना है। तो फर्स्ट आई एम मेकिंग अ वर्किंग नोट, वर्किंग नोट 1। सबसे पहले आप बताओ मुझे, फर्स्ट है हमारा वी हैव परचेज 100 यूनिट परचेज एक्स इंटरेस्ट। तो आपको एक फॉर्मूला मेरा मालूम है, दैट इज अ टोटल, यू कैन से, हम इसको क्या वर्ड बोलेंगे, टोटल प्राइस। टोटल प्राइस हमारे पास नहीं है फिलहाल, एक मिनट, टोटल प्राइस कितना वो हमारे पास नहीं है, क्योंकि ये एक्स है। तो एक्स मतलब इसमें इंटरेस्ट का पार्ट जब हम ऐड करेंगे और हमें कॉस्ट, राइट, ये दोनों हमारा कॉन्सेप्ट है। पहले मैं इसको लिख देती हूँ, फिर मैं आपको समझाती हूँ, वेट। सो एक्स है, एक्स जो भी अमाउंट होता है दैट इज टूवर्ड्स द कॉस्ट, तो 100 मल्टीप्लाइड बाय 98 डन, तो 9,800। लेकिन इंटरेस्ट कितने मंथ का होगा, देखो लास्ट ड्यू डेट हमारा सितंबर में था, राइट। अब आप किसी को भी दोगे तो पिछले पिछला साल जो गया, तो उसको उसके आपके पास ये था 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, नया साल चालू हुआ 4 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ में 5 मंथ उसके पास था और 1 मंथ आपके पास था। तो इंटरेस्ट ड्यू होता है 5 मंथ पे, पर कितने यूनिट्स के ऊपर, 100 विद अ नॉमिनल कॉस्ट। ये कभी भी नॉमिनल वैल्यू पे निकलता है, कोई अदर प्राइस पे नहीं निकलेगा इंटरेस्ट। इनटू हमारे इंटरेस्ट का रेट है 6% मल्टीप्लाइड बाय कितने मंथ का है ये, 5 मंथ्स का हमें उसको इंटरेस्ट देना है, 5 डिवाइडेड बाय 12, तो 250 रुपीज़ वी नीड टू पे टू अदर। तो टोटल प्राइस हमने उसको कितना पे किया, बिकॉज दिस इज एक्स, तो कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट विल गिव यू द टोटल प्राइस वी नीड टू पे टू दैट पर्सन। तो अब आप इसको कैसे लिखोगे, हमारा ये चीज़ हमें नॉमिनल वैल्यू कितना मिला, 100 बॉन्ड्स थे मल्टीप्लाइड बाय 100 रुपीज़ का बॉन्ड था। तो नॉमिनल वैल्यू कभी भी फेस वैल्यू नॉमिनल वैल्यू पे आएगा।
इंटरेस्ट कितना पे किया भाई तुमने, 250 रुपीज़ 5 मंथ्स का, ठीक है। एंड देन टूवर्ड्स कॉस्ट कितना पे किया, क्योंकि प्रिंसिपल कॉलम इज नथिंग बट अ कॉस्ट कॉलम, तो कॉस्ट कितना 9800। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि एक्स है। एक्स में ज़्यादा टेंशन इसलिए नहीं क्योंकि उसमें इंटरेस्ट का कॉम्पोनेंट एडेड नहीं रहता है, अगर एक्स नहीं होता तो आपको प्रॉब्लम थोड़ा सा होता था। तो ये वर्किंग नोट नंबर 1 के हिसाब से आप इधर मेंशन भी करोगे, वर्किंग नोट नंबर 1। देन अब हम आएंगे ड्यू डेट। देखो जैसे ये परचेज किया, ड्यू डेट आ गया, ड्यू डेट पे आपको इनकम आने वाला है, दैट इज जितने भी आपके पास बॉन्ड्स, अगर कंपनी नहीं देख रही है और आपको बॉन्ड्स के ऊपर इंटरेस्ट देख रही है, अगर आप देखोगे आपके पास कितने बॉन्ड है, 70,000 के बॉन्ड्स पड़े हैं, ठीक है, हमें इंटरेस्ट मिलेगा। तो हमारी एंट्री क्या होगी, यहाँ पर आपको पैसा आने वाला है, राइट। तो बैंक में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट, राइट, इनकम है तो कितना आएगा, तो 70,000 के ऊपर 70,000 मल्टीप्लाइड बाय 6%, कितने महीने का आएगा, ये 6 मंथली है, राइट, 6 मंथली मतलब 6 डिवाइडेड बाय 12, तो 2100 का मनी आएगा। तो यहाँ पर जैसे ही ड्यू डेट आया, तो अगर आप देखोगे 2100 में 250, तो आपने 2100 में 250 और 900 पहले ही अक्रू कर दिया था, तो यहाँ पर आपको यहाँ अमाउंट टोटल 2100 का मिल जाएगा। चलेगा। अप्रैल में कुछ ट्रांजैक्शन है नहीं, मई नहीं, जून नहीं, जुलाई में ओ वी आर सेलिंग आवर 200 बॉन्ड्स, चलेगा। तो सेल की एंट्री होती है, तो एंट्री क्या होती है, हमारे पास से इन्वेस्टमेंट जाता है, राइट। तो बैंक अकाउंट में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन 6% अकाउंट अमाउंट क्रेडिट। तो अब मैं यहाँ पर क्रेडिट कर रही हूँ इसको, तो कौन से डेट को है, जुलाई, तो 1 जुलाई को मैं सेल की एंट्री जब पोस्ट करूँगी तो सेम वे बैंक पोस्टिंग होगी, लेकिन अब मुझे यहाँ पर भी वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, दैट इज़ वर्किंग नोट नंबर 2, ठीक है, क्योंकि एक्स सेल हो रहा है। तो वर्किंग नोट नंबर 2 क्या बोलता है, ओके। तो अब यहाँ पर कितना सेल हो रहा है हमारे पास, नॉमिनल वैल्यू 200, तो 200 मल्टीप्लाइड बाय 100 का कॉस्ट, तो मतलब 20,000 बॉन्ड्स, रुपीज़ के बॉन्ड्स हमारे पास से जा रहे हैं। तो इसके पहले ये बॉन्ड लास्ट ड्यू डेट से गिनो, तो आपके पास था 1 महीना, ये आपके पास था 2 महीना, ये आपके पास था 3 महीना, 3 महीना बॉन्ड्स आपके पास था, यस डेफिनेटली 3 महीने का बॉन्ड्स आपका इनकम है, और फिर आप सेल ऑफ करोगे, तो जो आपको मनी मिल रहा है दैट इज टोटल, दैट इज अ प्राइस विदाउट इंटरेस्ट। सो दिस इज, वेट अ मिनट, आई डू दैट कॉपी पेस्ट वाला थिंग, ठीक है। सो अब यहाँ पर अगर आप बात करोगे तो यहाँ टोटल प्राइस अभी हमें नहीं मालूम है, लेकिन हमें ये मालूम है 200 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब आपको थोड़ा सा और एक चीज़ ध्यान रखना है, चलो ठीक है, अभी ये तो मैं बताती हूँ। 20,000 का कॉस्ट है, इंटरेस्ट हमने उससे मांगा ही नहीं है क्योंकि वो एक्स है, अब हम मांगने जा रहे हैं 3 महीने का इंटरेस्ट। 20,000 के ऊपर मल्टीप्लाइड बाय 6% का बॉन्ड है, मल्टीप्लाइड बाय कितने मंथ हुआ, आई एम सॉरी दिस इज 3 मंथ्स, 3 डिवाइडेड बाय 12, तो 300 रुपीज़ वो आपको देगा। तो आपको बेसिकली अगर आप देखोगे तो कॉस्ट के तरफ 300 एंड मतलब 20300, ठीक है। अब आप उसको लिखोगे कितना, इंटरेस्ट के तरफ इतना एंड कॉस्ट के तरफ 20,000, डन। अब एक और चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पर कि जैसे ही सेल होता है, एक अच्छी सी दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि डियर सेल हुआ है, आपने क्या प्रॉफिट कमाया है, क्या लॉस कमाया, चेक इट आउट फर्स्ट, विदाउट चेकिंग डोंट प्रोसीड। तो अब हम चेक करेंगे क्या हमें ये ट्रांजैक्शन में, ये सेल के ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट हुआ है कि सेल हुआ लॉस हुआ है। तो पहले वो देखो उन्होंने क्या लिखा था, दे हैव सोल्ड दिस थिंग आउट ऑफ द ओरिजिनल होल्डिंग, मतलब जो शुरुआत में ओरिजिनल होल्डिंग था उसमें से इन्होंने शेयर्स निकाल के बेचे, बॉन्ड्स निकाल के बेचे हैं। तो दिस मीन्स 60,000 जो बॉन्ड्स थे उसकी वैल्यू 59,000 थी, अगर वो 20,000 उसमें से निकाल दें, राइट, तो उसकी वैल्यू कितनी होती,
So we will do the cross multiplication to try to understand the value of the 20,000 bonds which we have sold, and it came out to be 19,667. So मतलब कोई भी चीज़ आपने सेल किया उसको 20,000, मतलब कॉस्ट उसके टूवर्ड्स इंटरेस्ट को भूल जाओ, यहाँ पर हमें कॉस्ट टू कॉस्ट देखना है. आपने सेल किया 20,000 में, राइट, लेकिन उसका एक्चुअल कॉस्ट कितना था भाई? उसका एक्चुअल कॉस्ट था 19,667. तो क्या 19,600 समथिंग की चीज़ अगर आप 20,000 में बेचते हो तो आपको कितने रुपीज़ का प्रॉफिट होगा? 333. तो दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट ऑन सेल. ठीक है, तो ये जो मैंने अभी बताया, हमें हर सेल की एंट्री के समय ये आपको बेल रिंग होनी चाहिए कि येस वी हैव सोल्ड मीन्स वी हैव मेड अ प्रॉफिट, एंड द प्रॉफिट अकाउंट जो भी अमाउंट रहेगा दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू वेयर P&L अकाउंट के क्रेडिट में. सो इन्वेस्टमेंट अकाउंट से निकल के वी आर गोइंग टू ट्रांसफर इट टू द P&L अकाउंट, एंड द सेम 1 जुलाई के दिन आप क्या पोस्टिंग करोगे? टू P&L अकाउंट. It will not be here, it will always come in the principal column, that is 333. तो आपको यहाँ पर भी लिखो, यहाँ पर आया मतलब प्रॉफिट क्योंकि आपके P&L अकाउंट के क्रेडिट में जाने वाला है, यहाँ आया मतलब लॉस मीन्स आपके P&L अकाउंट के डेबिट में जाने वाला है. ओके, देन कमिंग फॉरवर्ड, सेल भी हो गया, अगस्त आ गया, सितंबर में आ रहे. ओ हमें ड्यू डेट आ चुका है. ड्यू डेट में आपको जितने बॉन्ड्स है उस पर इंटरेस्ट मिलेगा. तो लेट अस सी हाउ मेनी बॉन्ड्स. 70,000 में से 20,000 50,000 के बॉन्ड्स हमारे पास बचे हैं. तो हमें सितंबर दैट इज 30 सितंबर कितना मिलेगा? सेम बाय बैंक, एंड हाउ मच इंटरेस्ट? 50,000 के ऊपर मल्टीप्लाइड बाय 50,000 के ऊपर 6% मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइडेड बाय 12. 1500 का इंटरेस्ट मिल रहा है. ओके, तो आप लोगों को यहाँ समझ में आ रहा है? मैं सिर्फ एक स्टेप फॉलो कर रही हूँ, आगे आगे जाके देखते जा रही हूँ, कोई पॉइंट मिस नहीं हुआ. अब देखो यहाँ परचेज सेल दोनों आ गया, और दोनों 1 अक्टूबर के दिन आ गया. तो मैं पहले परचेज करूँगी जो मुझे सिंपल लग रहा है. तो 1 अक्टूबर का मंथ आया, मैं परचेज करने जा रही हूँ. सो सेम जैसे पहले मैंने किया था, वर्किंग नोट नंबर 3 बनाऊँगी सो दैट क्लियर हो जाएगा मुझे. वर्किंग नोट नंबर 3. ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 3. आई थिंक सो आप लोग को ये सब वर्किंग्स अच्छे से समझ में आ रही है. आई चेंज द कलर ऑफ इट तो आपको और ज़्यादा क्लियरली दिखेगा. अब मैं वर्किंग नंबर 3 में हूँ. देन वर्किंग नंबर नोट 3 में हमें वापस से वर्क करना है. ये कम है. ओके, सो व्हाट वी आर पेइंग इज अलोंग विद द इंटरेस्ट. तो मतलब हम कितने शेयर्स बॉन्ड्स बेच रहे हैं? 50 बॉन्ड्स मल्टीप्लाइड बाय हाउ मच? 98. सो वी आर पेइंग 4,900 अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट. पर इंटरेस्ट कितना होगा वो देखते हैं. लास्ट ड्यू डेट गया सितंबर. ओ द वेरी नेक्स्ट डे वी हैव परचेज, मतलब देयर इज नो इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट इन इट. तो ये 0, क्योंकि आज रात को तो मैंने ड्यू डेट का इंटरेस्ट मिला मुझे ड्यू डेट का सितंबर 30 को, और द वेरी नेक्स्ट डे आई परचेज इट, मतलब मुझे कोई इंटरेस्ट मिलने ही वाला नहीं है. लास्ट ड्यू डेट से गिनना है, हार्डली सेकेंड्स का भी फर्क नहीं है. सो यहाँ पर हमें इंटरेस्ट नहीं आएगा, एंड दिस विल ओनली बी 4,900. सो सिंपल. तो अभी नॉमिनल वैल्यू कितना हो गया? 50 बॉन्ड्स का मल्टीप्लाइड बाय 100 इज ऑलवेज. इंटरेस्ट तो 0 ही रहेगा, और यहाँ पर आपका कॉस्ट बन जाएगा 4,900. ओके, नाउ अब हम सेल करने आ रहे हैं. मैंने परचेज तो कर दिया, अब मैं सेल की एंट्री कर रही हूँ. सेल 1 अक्टूबर को मेरी सेल की एंट्री पास हो रही है बाय बैंक. डन. वर्किंग नोट हमें बनाना पड़ेगा यहाँ पर. वर्किंग नोट नंबर 3 हो गया, अब ये 4 बनेगा. ओके, तो कितना सेल कर रहे हैं? सेम 200, और उन्होंने सेल के ऊपर क्या लिखा है? आउट ऑफ ओरिजिनल होल्डिंग द सेम फंडा.
सोल्ड 200 एक्स इंटरेस्ट, हाँ इसके जैसा ही जाएगा, ये भी एक्स था, तो आई एम कॉपिंग इट होल प्रोसेस, आपके लिए कर रहे हैं, आपको तो पूरा वर्किंग करना होगा, मैं पूरा कॉपी कर रही हूँ, ठीक है। वर्किंग नोट नंबर 4, अच्छे से समझना व्हाट आई एम राइटिंग ओवर हियर, एंड आई नीड टू चेंज द कलर ऑफ इट टू मेक यू क्लियरली विजिबल। डन। अब ये देखो, ये एक्स है, अभी मैं ये पूरे पोर्शंस को हटा दूंगी। वी हैव सोल्ड फॉर एक्स, मतलब ये जो पे हुआ है दैट इज 200 मल्टीप्लाइड बाय एक्स, एक्स इज 99, ठीक है। इंटरेस्ट कितने मन का होगा, सेम, इसमें भी इंटरेस्ट नहीं आएगा क्योंकि द वेरी नेक्स्ट डे वी हैव सोल्ड दैट, तो हमारा 19,800 में सेल हुआ। ओके, सो अब हमें वापस से यही कैलकुलेट करना है कि एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ। अगर आप देखोगे 60,000 हम 59, और ये भी बाय चांस ये 20,000 है, कोई अमाउंट और होता तो मैं ये चेंज करती थी यहाँ पर, तो यहाँ पर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब 19,667 की चीज़ आपने 19,800 में बेची, मतलब आपने प्रॉफिट कमाया 133 रुपीज़। सो प्रॉफिट कितना आएगा, सेम 1 अक्टूबर में, क्योंकि मैंने जैसे ही सेल किया मुझे 1 घंटी बजी कि प्रॉफिट निकालो, प्रॉफिट निकालो। सो आई फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड आई फाउंड कि हमें सॉरी इट्स अ P&L अकाउंट, amount will be 133, I am going to post where in a P&L account, और ये नॉमिनल वैल्यू रहेगा और सेम नॉमिनल वैल्यू रहेगा, इंटरेस्ट इस केस में 0 है, एंड हियर द अमाउंट विल बी 19,800। वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको अगर वो घंटी नहीं बची मतलब सम पूरा रॉन्ग, एक स्टेप आपको इधर से देखते हुए जाना है ना। नवंबर में कुछ नहीं हुआ, ईयर एंड प्रोसेस चालू करते हैं। ईयर एंड हम करेंगे तो हम लिखेंगे 31 दिसंबर में ईयर एंड करेंगे, तो फर्स्ट वी नीड टू फाइंड आउट द बैलेंस ऑफ इट, राइट। तो बैलेंस कितना, 75,000 में से 40,000 माइनस करेंगे तो 35,000 के बॉन्ड्स अभी भी हमारे पास पड़े हैं। अब सबसे पहले मैं इसको टैली की हूँ, सेकेंड टैली मैं इस पार्ट को करूँगी, सेकेंड टैली किस सेकेंड वाले को इसको। सो हाउ आई फाइंड आउट द बैलेंस ऑफ इट, दिस 74 minus 39,800, so that is 34,366। तो सेकेंड टैली मैंने इस कॉलम को किया। अब मैं जा रही हूँ थर्ड टैली करने, लेकिन इसके पहले थर्ड टैली करने से पहले आपको सबसे पहले ये चेक करना है क्या हमारा ईयर एंड लास्ट ड्यू डेट इज डिफरेंट। यस, हमारे केस में डिफरेंट है, तो अक्रूड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट आता है। तो अक्रूड इंटरेस्ट कितने मंथ्स का, 3 मंथ्स का, क्योंकि ईयर एंड यहाँ पर है और लास्ट ड्यू डेट इतना 3 मंथ का ड्यू हो चुका है। कितने शेयर्स पे ड्यू हो चुका, सॉरी कितने शेयर्स पे, 35,000 के ऊपर, आई एम सॉरी नॉट शेयर्स, इट्स अ बॉन्ड, 35,000। तो 35,000 के ऊपर 6% कितने मंथ्स का, 3 डिवाइडेड बाय 12, वेरी सिंपल, 525। जैसे ये थर्ड यहाँ पर हुआ आपका टैली, अब आपको बैलेंस मिल जाएगा, एंड दैट बैलेंस मीन्स व्हाट, दैट यू हैव अर्न द इंटरेस्ट, दैट इज इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। देखो बैलेंस कैसे निकलेगा, यहाँ पर 4 माइनस 1150 मीन्स 33,275 का आपको बेसिकली यहाँ पर इंटरेस्ट मिल रहा है। तो ये सम आपको ओवरऑल समझ में आ गया कि यहाँ पर 3,275 का वी हैड मेड अ प्रॉफिट। ओके, सो वी हैव डन दिस सम, नाउ वी विल सी हाउ द आंसर्स इज बीन गिवन, आई हैव डिस्कस्ड। बट एक चीज़ आपको मुझे डिस्कस करनी है कि इनका आंसर थोड़ा सा चेंज है बिकॉज ऑफ सम टाइपिंग मिस्टेक। हमने ये जो दूसरा वाला सेल है, सो दिस सेल ये 1 अक्टूबर का नहीं था, 1 नवंबर का था। सो हमने 1 अक्टूबर को लेते हुए पूरा सम सॉल्व कर दिया, हमारा आंसर भी सब मैच हो गया एंड वी आर डन इट विद, और यही तरीका है। बट इनके आंसर और हमारे आंसर में आपको डिफरेंस मिलेगा, वाई, बिकॉज इन्होंने जो नेक्स्ट सेल लिया है दैट इज़ 1 नवंबर का लिया एंड इसीलिए इनका 100 रुपीज़ का इंटरेस्ट यहाँ 1 मंथ का आ रहा है। सो बाकी सब सम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने जो किया वो भी राइट है,
द ओनली थिंग वी डिड इज़ हियर क्वेश्चन में 1 अक्टूबर है दोनों भी, और ओरिजिनली इट इज़ 1 नवंबर, इसीलिए यहाँ टाइपिंग मिस्टेक के कारण हमने सम अलग कर दिया, बाकी सम इज़ वेरी करेक्ट। सो वी हैव डन दिस सम, वी आर गोइंग टू सॉल्व मोर एंड मोर सम ऑन दिस टॉपिक। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहना। थैंक यू वेरी मच।